माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 181 रामप्रीत मंडल। माननीय मंत्री महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी, एक विवरण सभा पटल पर रख दीजिए। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और महोदय जिस राज्य से मैं आता हूं, बिहार से, वहां भी नदियों में बाढ़ और सुखाड़ से जो ज़मीन बच जाता है, अधिकतर किसान उसमें खेती ही करते हैं। इसीलिए महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खेती किसानों को सही मायने में बैंकों के जरिए बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार का क्या प्रयास है? माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे उपदेष्टा प्रधानमंत्री जी पहले से प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने विकसित और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की। और अगर देखें तो भारत को विकसित देश बनाने के लिए कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए हमारी सरकार ने कृषि एवं किसानों के लिए, भाइयों के लिए बहुत से कार्य किए हैं। जैसे कि अगर देखें तो वित्तीय समावेशन के लिए जनधन खाता के आधार से 52 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वित्तीय समावेशन में लाभ पहुंचाया गया। वहीं पर अगर देखें तो इस कार्य के लिए जहां तक सीमांत और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक खाता खोले गए। 2014 में जहां पर बैंक की शाखाएं जहां केवल 41,000 हुआ करती थी, आम जन तक बैंक की सुविधा पहुंचे, उसके लिए 10 साल में हम लोगों ने 54,000 बैंक शाखा खोलने का काम किया। वहीं पर बैंकिंग करस्पेंडेंट का जहां तक सवाल है, जहां 2014 में केवल 4 लाख करस्पेंडेंट होते थे, 2024 में इसको हम लोग बढ़ाकर 11 लाख करस्पेंडेंट कराने का काम किया है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित प्रयास किया है कि देश में बैंकिंग सुविधा के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में सबको वो सुविधा प्राप्त हो, ऐसा हमारा, ताकि दूर से दूर के लोगों को, ग्रामीणों को फ़ायदा हो सके। और इन सब का ही नतीजा रहा है कि अगर आप देखें तो जहाँ तक किसान क्रेडिट कार्ड का सवाल है कि 2014 में जहाँ 4.26 लाख करोड़ का किसान क्रेडिट दिया जाता था, वहीं 2024 में 9.82 लाख करोड़ को किसानों का किसान क्रेडिट से दिया जा रहा है। एसएसजी बैंक लिंकिंग जहाँ 74.3 लाख था, 144.21 लाख कर दिया गया है। रूरल डेवलपमेंट में जहाँ पर 1.28 लाख करोड़ दिया जाता था, वहाँ पर 4,19 लाख करोड़ रुपया हमारी सरकार देने का काम कर रही है। उसी तरीके से छोटी लोन कोऑपरेटिव के माध्यम से लेने के लिए जहाँ 54,037 करोड़ रुपये का प्रावधान था, अब हमारे सरकार ने 5.56 लाख करोड़ रुपया करने का काम किया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो ग्राउंड लेवल क्रेडिट जो गांव में दिया जाता था 2014 तक 7.3 लाख करोड़ रुपया दिया जाता था, आज वो बढ़ करके 2024 में 25.46 लाख करोड़ कर दिया गया है। कहीं ना कहीं गांव में लोगों को सुविधा मिले, उससे लोग लाभ उठा पाए, इसका सरकार हमेशा प्रयास कर रही है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? सर अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में यह बहुत आवश्यक है कि हमारी युवा जनसंख्या को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में बताने की कृपा करें कि युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, अगर देखें तो मैंने पहले भी कहा कि बैंक के माध्यम से 52 करोड़ खाता खोला गया, जिसमें सर्वाधिक युवा सम्मिलित हैं और पिछले 10 सालों में 70,000 बैंक शाखाओं का हम लोगों ने निर्माण किया। और जहाँ तक इनके अलावा हमारी सरकार ने युवाओं के लिए विशेष योजनाएं शुरू की, जैसे कि इंटर्नशिप जो इस बजट में भी घोषणा हुआ है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप्स इंडिया, शिक्षा पर लोन सहित PM विश्वकर्मा, PM स्वनिधि, और साथ ही साथ अगर देखें मुद्रा लोन, जो मुद्रा लोन खासतौर से कि नौजवानों को कैसे हम स्वरोजगार दे सकें, उसके तहत 49 करोड़ लोगों को करीब 30 लाख करोड़ का लोन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 2024-25 के बजट में अगर देखें तो मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर उसकी सीमा 20 लाख किया गया है। इससे कहीं ना कहीं नौजवानों को लाभ होगा। श्रीमती महबूबा मोत्रा। Thank you, sir. I'd like to ask the minister through you. Sir, I come from a rural area of Krishnanagar in West Bengal,
and has 7 very rural constituencies bordering Bangladesh. Most of the people are involved in agriculture, and their access to credit is through the nationalized banks. Unfortunately, whenever our farmers and small entrepreneurs go to the nationalized banks, their loans take an inordinate amount of time to get processed. Sir, if there was any notification from your ministry to the nationalized banks to set an outer limit to either say yes or no to the loan, so say 30 days or 45 days, so farmers and small entrepreneurs are not kept waiting for 90 days and then told that their loan is not approved due to lack of documentation. If you can set an outer limit that they must process by 30 days or 35 days and say yes or no. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक बैंक के व्यवसायिक आधार पर सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें ऋण देने का आंतरिक जांच पड़ताल करने की स्वीकृति देते हैं। और अगर देखें तो बैंक में ये व्यवस्था बनाई गई है कि शिकायतों के निवारण के 3 स्तर पर किया जाता है कि सभी बैंक शाखाओं में शिकायत निवारण अधिकारी हैं। उच्च अधिकारी के संपर्क करने का विवरण अनिवार्य रूप से प्रदर्शित होता है। बैंकों के स्तर पर विभिन्न उच्च अधिकारियों द्वारा शिकायत का निवारण होता है। विभाग मंत्रालय द्वारा CP ग्राम दर्ज किया जाएगा जो 30 दिनों में किया जाता है। निस्तारण की गुणवत्ता संयुक्त सचिव के स्तर पर अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाती है। RBI के द्वारा भी RBI लोकपाल का निर्धारण समय शिकायत का निस्तारण करता है और अपील की व्यवस्था दी गई है। श्री प्रदीप पुरोहित। अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ। पहले तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सरकार मंत्री जी को कि मुद्रा योजना का स्कीम जो 10 लाख था उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिए गए। दूसरा बात यह है कि हमारा जो क्षेत्र है काफ़ी ग्रामांचल में SBI बैंक के ज़्यादा शाखा है, लेकिन जो मुद्रा ऋण का बात होता है, मुद्रा ऋण लेने जाते हैं और जो अधिकारी लोग हैं वो खुद को समझ लेते हैं वो मालिक बन गए हैं और काफ़ी लोग उसमें निराश होते हैं। कोई टारगेट जो फिक्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बैंक को टारगेट देगा, इतना टारगेट से लोन देगा, ये ऐसा एक निष्पत्ति केंद्र सरकार लेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले बताया कि बैंक अपना कहीं ना कहीं व्यवसाय के आधार पर सेवा प्रदान करता है और उसके लिए कहीं ना कहीं सभी बैंक उसमें उपलब्ध हैं, कहीं भी वो जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 श्री अनिल यशवंत देसाई। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पे रखा है। माननीय सदस्य। Thank you, Chairman, sir. I would like to ask the Honorable Minister, through you, sir, that these incidents which have taken place, that national bird, peacock, we found that that's a loss and kind of things which have happened, and investigations and inspections were conducted by the government agency and government, that the major cause was shown as a heat stroke. May I know from the Honorable Minister what preventive steps are being taken, because whatever reasons are given, that since the birds were on the tarmac or on concrete surfaces, that was the reason where they could not find water or anything. So what steps are being taken by the government to prevent this kind of thing? It's a national bird. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस संवेदना के साथ मोर के मृत्यु के विषय में प्रश्न उठाया है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल राष्ट्रीय पक्षी मोर हमारे मन में इतना समाया हुआ है कि पार्लियामेंट में भी ऊपर अगर अपन देखेंगे जो इसका नया स्थापत्य है उसमें भी मोर को चिन्हित किया है। जहाँ तक गर्मी के समय में जो हमारे 27 मोर की जो डेथ हुई थी, जैसे ही उनकी डेथ हुई तो हमको एक आशंका थी कि ये जो पक्षियों में संक्रमण आता है वो संक्रमण तो नहीं है, और इसके लिए हमने उनका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद इसका जो विसरा है उसकी जांच के लिए बरेली और भोपाल भी भेजा गया, तो इस प्रकार का संक्रमण नहीं माना गया। उसका जो मेन रीज़न है वो इनके गर्मी के स्ट्रोक के कारण हुआ है। देश में मोर के संरक्षण के लिए हमने 2 सेंचुरीज को भी डिक्लेयर किया है। उसमें एक जो कर्नाटका का है आदि चंचुलगिरी, और दूसरा जो सेंचुरी है वो भी साउथ में कोलानूर में हमने सेंचुरी को किया है। लेकिन इसके संरक्षण के लिए समय समय पर एडवाइजरी हमारे द्वारा निकाली जाती है
और जो विशेष रूप से इनके संरक्षित क्षेत्र हैं उस सेंचुरी के भी प्रोटेक्शन का हम कार्य कर रहे हैं। Honorable member. Thank you. My second supplementary is, sir, may I know from the Honorable Minister that the cause of, the basic cause is global warming. It leads to climate change. And this is one of the reasons why what we see. Now, my question to the Minister is whether any consultation is in place with the international bodies, because this is happening globally all over. And since we are engaged into getting wherever needed that emerging economy like India, going for technology expertise to get from the other countries in various areas to see that we can make progress. In this very world, that biodiversity, wildlife conservation, what are the steps being taken internationally? Have you consulted or engaged any agency, and what steps are being taken so that what sanctuaries we are being evolved and what they are being developed, it should be in a proper way. Otherwise, these kind of things which have been reported, these kind of accidental deaths which have been reported, the big numbers are there and which are not reported. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मोर के विशेष संदर्भ के रूप में ये प्रश्न पूछा है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में 3 किस्म के जो ये पक्षी है पाया जाता है, उसमें ये जो हमारे देश में पाया जाता है ये इंडियन जो मोर है ये विशेष रूप से इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाया जाता है। दूसरा जो ग्रीन पीफॉल है वो कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया और एशिया के बाकी भागों में पाया जाता है। और तीसरा जो पक्षी है पूरी दुनिया में वो कांगो पॉफुल है, वो रिपब्लिक ऑफ कांगो में पाया जाता है। जहाँ तक IUCN की रिपोर्ट है और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है, उसमें जो भारत में जो मोर पाया जाता है ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। और जो बाकी के कंबोडिया, चाइना में जो मैंने ग्रीन मोर जो पाया जाता है उसको खतरा है, और सबसे ज़्यादा जो थ्रेटन्ड है वो कांगो वाले जो पिकॉक है उसको खतरा है। हमने इसको वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ में शेड्यूल 1 के अंतर्गत भी रखा है। और जो माननीय सदस्य ने कहा है कि केवल एक पक्षी से नहीं है, कंप्लीट जो बायोडायवर्सिटी का सर्कल है उसको अगर प्रोटेक्शन देते हैं तो सभी पक्षियों की रक्षा होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपके सम्मुख दोहराना चाहता हूं कि इसको लेकर के सरकार भी संवेदनशील है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान दिया वो इसीलिए दिया है कि पशु पक्षियों के लिए भी ये पेड़ काम आते हैं। और मैंने सभी सांसदों को पत्र लिखा है, निश्चित रूप से सब मिलकर के करेंगे तो इसका हम समाधान भी करेंगे। श्रीमती हेमा मालिनी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत बायोडाइवर्सिटी के मामले में रिच और लीडिंग कंट्री है, लेकिन ये भी सच है कि कई पशु पक्षियों पर एक्सटिंक्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। गंभीर खतरे और अन्य विलुप्त पशु पक्षियों की रक्षा करने के लिए सरकार कई योजनाएं, पॉलिसीज लाई है, लेकिन सफलता नहीं पा रही है। मेरा माननीय मंत्री से यही सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित कई पक्षियों की आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है और पक्षी की कई स्पीसीज पर संकट खड़ा हो रहा है। यहाँ तक कि मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है वहाँ पर भी मोर बहुत कम नज़र आने लगे हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स क्या क्या विशेष कदम उठाए हैं और वो सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है, वो मथुरा से आती हैं और भगवान कृष्ण के भी मोर पंख ही सिर पे हम देखते हैं। बाकी जो हमारे तमिलनाडु के मित्र हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि वहाँ भी भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की सवारी भी मोर है। तो मोर हमारी पूरी पौराणिक सभ्यताओं में है। माननीय सदस्य ने जो कहा है कि हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं, और विशेष रूप से टाइगर कंजर्वेशन, लायन कंजर्वेशन, एलिफेंट कंजर्वेशन, इनके लिए तो हम चलाते ही हैं। लेकिन जहाँ तक ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं इसके लिए हम समय समय पर नोटिफिकेशन भी निकालते हैं। और एक जो सबसे बड़ा खतरा है कि जो कई पक्षी ऐसे हैं जिनके शिकार किया जाता है और उनके कई भागों का उपयोग कई अन्य तरीके से किया जाता है, उसके लिए भी हम अपने क्राइम ब्यूरो की तरफ से एक सख्त प्रोटेक्शन के मेजर्स करते हैं। जो पक्षी एंडेंजर्ड हैं उनके ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर हमने चलाए हैं और उसमें भी अपेक्षित सफलता प्राप्त करी है। श्री रमाशंकर राजभर।
जी, माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी अवगत हैं, जहां जंगल है वहां तो जो वन्य जीव हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन जो हम लोगों ने सड़कें बनाई हैं उस पर गिलहरी, नेऊर, बिल्ली, शियार, ये जो छोटे छोटे जानवर हैं, गर्मी के महीने में जल के खोज में वो निकले और हमारी गाड़ियों से वो रौंदे जा रहे हैं। प्रतिदिन किसी न किसी सड़कों पर हमारे सांसद देखे होंगे कि ये जीव मर रहे हैं। इस तरह से तो जो मैदानी क्षेत्रों में, माननीय अध्यक्ष जी, मैदानी क्षेत्रों में पहले झाड़ियां थी, आबादी बढ़ी, वो खेती हो गई। झाड़ियां खत्म होने से जो जीव झाड़ियों में ही रह सकते, उड़ नहीं सकते, कि उड़ रहेंगे तो पेड़ पर रहेंगे। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि इन वन्य जीवों को बचाने की सरकार की और माननीय मंत्री जी की कोई योजना है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जो कार्य कर रहे हैं, सबसे पहला जो कार्य हम लोग कर रहे हैं वो मैनेजमेंट और प्लानिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम हम लोग इनको बचाने के लिए अपने कर्मचारियों का भी करते हैं। बाकी जो जैसे हम वाघ मित्र और वन्य जीव मित्र आसपास के क्षेत्र में बनाते हैं उनके लिए करते हैं। दूसरा, एंटी पोचिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से जितने भी मिटिगेशन प्लान सड़क वगैरह के लिए बनाए जाते हैं, तो उसमें आजकल जो हम परमिशन तभी देते हैं जब उनका पूरी तरीके से उनके जो अंडरवे है, पासवे है, जब तक वो पूरे मिटिगेशन मेजर्स में नहीं आते, विशेष रूप से जंगली क्षेत्रों के आसपास, तब तक हम उसको अनुमति नहीं देते हैं और इसकी संबंधित जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करा के ही हम परमिशन देते हैं। तीसरा जो एक विषय है कि आबादी के दबाव के कारण और बाकी चीज़ों के कारण जो हैबिटेट्स हैं वो जो इनके ख़त्म हो रहे हैं, उसके रेस्टोरेशन के लिए हम प्रोग्राम चलाने का काम करते हैं। चौथा विषय जो है वो इको डेवलपमेंट और कम्युनिटी ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ जो हैं उसके लिए काम करते हैं। मैं माननीय सदस्य को भी कहना चाहूँगा, जो हमारी कम्युनिटी ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ अगर वो अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित रूप से उनके भी सहयोग से इनको बचाया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 183 श्री अमरा राम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 183। माननीय मंत्री जी। तो पटल पर रख दीजिए। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि सारा समूह और PSCL में कितने लोगों ने निवेश किया था और कितनी राशि का निवेश किया गया था। जहाँ सारा समूह से 25,781 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था और मात्र 15,775 करोड़ रुपए ही जमा हुए। क्या सारा समूह की कोर संपत्तियां नहीं बची हैं? क्या सारा संपत्ति नहीं है? जहां तक देने का सवाल था, मात्र 115,775 करोड़ रुपए में से 2012 से लेके 24 तक आज तक केवल 138 करोड़ रुपया दिया गया है। ये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि 15,000 करोड़ से ज़्यादा जमा सेवी में होने के बाद भी मात्र 138 करोड़ रुपया ही क्यों बटा? इसके पीछे कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक माननीय सदस्य ने सहारा समूह की चिंता व्यक्त किया है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि सहारा समूह पे सेबी द्वारा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ आदेश पारित किया था, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए और 2012 में उच्च न्यायालय ने भी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया कि 3.7 करोड़ निवेशकों से एकत्रित कुल 781,000 करोड़ रुपया की राशि 15% ब्याज के साथ वापस करें, जिसमें 18/9/2012 को सेबी सहारा इंडिया का अकाउंट खोला गया, जिसमें 15,775.5 करोड़ रुपये वसूल किए गए। और 2023 से 18 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री BN अग्रवाल के निगरानी में एक कमेटी गठित किया और उस कमेटी के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें 17,526 लोगों ने ही केवल आवेदन किया, जिसके एवज में 138 करोड़ रुपया वापस किया जा चुका है। और जहां तक सवाल है कि लगातार विज्ञापन देने के बाद भी कोई भी निवेशक उसमें आवेदन करने नहीं आ रहा है, इसलिए सेबी पुनः वहां पर गई
सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार, हमारे गृह मंत्री और हमारे कॉपरेटिव मंत्रालय के अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सरकार की जो गरीबों की चिंता है उसको ध्यान में रख करके सरकार खुद अदालत जा करके अपील किया कि जो हमारा सहारा ग्रुप का 15,775 करोड़ रुपया जमा हुआ है उसमें मात्र 138 करोड़ रुपया ही केवल निस्तारित हुआ है, उसको कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव भी सहारा की ही कंपनी है, उसको कोऑपरेटिव में उसको पैसे को ट्रांसफ़र किया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर 5,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेटिव मंत्रालय को ट्रांसफ़र भी किया, जिसमें अगर आप देखें वो भी पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की निगरानी में काम कर रही है, जिसमें 29/7/2004 तक 4,36,526 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 374.11 करोड़ रुपया रिफंड किए जा चुके हैं। और ये बड़ी संख्या में जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं उससे ये लगता है कि सिस्टम ठीक है, लेकिन उसके बाद भी 4 टोल फ्री नंबर रखे गए हैं ताकि कहीं ना कहीं जिसको दिक्कत हो, जिसको कोई सुविधा होती हो वो दे। इसलिए सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का पैसा उनको वापस कराया जाए। महोदय, मैंने तो 0.8% पूछा था कि सहारा और PSCL में कितने लोगों ने निवेश किया था और कितनी राशि का किया था। मंत्री जी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, मैं धन्यवाद के लिए नहीं, प्रश्न मैंने पूछा कितने राशि निवेश की और कितने लोगों ने दोनों कंपनियों में की थी। सवाल ये पूछा, इसका उत्तर नहीं दे रहे मंत्री महोदय। जहाँ तक मैं समझता हूँ सेवी सरकार की आप पीठ थपथपा रहे हैं। सेवी और सरकार ने उस कंपनी को ही कहा है, कंपनी को कहा दूध की रुखवाड़ी बिल्ली को छोड़ने का काम किया है कि सारा इंडिया लोगों के निवेश के पैसे लौटा देती तो स्थिति क्यों होती। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, एक तो कितने लोगों की जेब काटी है सारा इंडिया और PSCL ने और कितने राशि की, और 12 साल के बाद में भी केवल कुछ ही 15,000 करोड़, क्या सारा इंडिया की संपत्ति जो सर्वोच्च न्यायालय ने 25,700 करोड़ से ज्यादा राशि जमा करने के, क्या सारा इंडिया की कोई संपत्ति नहीं है जिसे 25,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए अभी तक जमा नहीं हुए और उनको नहीं बटा। 12 साल के बाद में भी केवल 138 करोड़, जो 15,000 करोड़ में से 138 करोड़, इससे ज्यादा और सरकार की विफलता और क्या होगी। माननीय मंत्री जी। सर, MOS Pankaj Chaudhary tried to give the details. I just want to put the entire Sahara matter before this honorable house in all its dimensions. If you will indulge me a bit more time, I'll be able to, I'm not taking too much time, but I'd like to put it into 3 different categories. That which comes under the SEBI's regulations. Now, first of all, everything to do with Sahara is being monitored by the Supreme Court. There are some which come under the regulator SEBI. There are some which are being dealt with by the Ministry of Cooperation. So I want to be clear when I convey this thought that everything is being monitored by Supreme Court. MOS was right in saying those which come under the SEBI are actually 3 entities of the Sahara. Sahara India Real Estate Corporation Limited, Sahara Housing Investment Corporation Limited, and Sahara India Commercial. Now, the Supreme Court order of 2012 does say the estimated amount is 25,781.37 crores. But estimated number of the investors or depositors also estimated again at 3.07 crores. MOS rightly said that in spite of the attempts made by the SEBI, advertising in 2013, advertising in 2014, and again in 2018, saying on 2nd July that this is the last time, please, whoever wants to claim, come over. 3 publicly announced attempts to get people to come and claim the amount so that the disbursal can happen. And this entire effort is being monitored by retired Justice B.N. Agarwal, retired Justice from the Supreme Court. So in this matter, sir, the monies which are being given after scrutiny of the applications. Number of claims, sir, 19,650 claims came, of which
the Justice B.N. Agarwal committee looking at its eligibility and everything, 17,256 claims only could be entertained, and that resulted in only 138.07 as the amount which is being claimed, which is given. Yes, we are talking of a 25,000 crore estimated amount, but claimants are only this many. So repeated attempts by the Supreme Court to go for advertisements are not yielding results in this particular SEBI-related 3-company case. Sir, in general, the honourable member asked, are there no properties of the SEBI which cannot be, auctioned out and money paid? Yes, of Sahara, which SEBI can auction and reclaim the money. First of all, sir, yes, there are 8. Sorry. Sir, 18. Sir, first of all, the 25,781 crore is not fully distributed. That is one thing. Second, Sahara India Commercial, sir, 18 properties have been attached. The matter is being, I'm dealing with all the SEBI-related matters, and I'm saying, yes, 18 properties are there. And now, even if auctioned, the money will only go to that pool which is yet waiting to get distributed. So that is one aspect we have to keep in mind. The second, sir, is the one which, after the cooperative ministry has been formed, Ministry of Cooperation has been formed, then the government approached and Honorable Supreme Court gave an order that some amount from the SEBI, that amount which is sitting in SEBI, some of them can be given to Ministry of Cooperation, which can then get distributed for the cooperatives related. There are 4 cooperatives of the SEBI, of the Sahara. Sahara Credit Cooperative Society, which is registered in Lucknow. Hamara India Credit Cooperative Society Limited, which is registered in Kolkata. Sahara Universal Multipurpose Society, registered in Bhopal. So, and then Sahara Stars Multipurpose Cooperative Society, registered in Hyderabad. For all of them put together, the total estimated amount is 86,673. All right. For all the 4, sir, Justice R. Subhash Reddy, retired judge, is looking at it, along with amicus curiae Gaurav Agarwalji, along with the Central Registrar of Cooperative Society, who is sitting as a joint secretary in the Ministry of Cooperation. All 3 of them together form a committee, and they are the ones who are looking around for, the claims which are coming, eligibility of the claims, and then giving them the money. Number of claims, 1.21 crores. How much is the amount claimed? Amount which is estimated as claimed is 86,000. But how much could be released, because the claims have to be legitimate? 374 crores released to 4.36 lakh depositors, with 1.27 lakh depositors whose claims are only up to 10,000 rupees. Only 10,000 rupees or below, people have already been given whatever their claim is, 10,000, 8,000, 9,000, whatever the individual claim is. So that way, there is this committee headed by Justice Subhash Reddy, along with 2 other members, who are looking at those aspects of cooperation related, the 4 cooperatives which were under the Sahara. And the final, sir, the Pearl Agro Corporation Limited, which is also linked to Sahara, here, sir, 49,000 crores is what is the estimated amount which will eventually have to be distributed. Now, how many estimated number of, the honorable member kept asking, what is the number of claimants? What is the amount? We are giving you that. They're all estimated numbers. I don't know if there'll be more or less. Estimated number for this one institution, Pearl Agro Corporate Limited, is 5.8 crore estimated number of investors. Now, amounts claimed till now, sir, number of claims which have come, 1.5 crore. And till date, claims are being sought in phased manner from people. Okay, online processes are happening, referred. Yes, but the variety of questions which are coming, I thought it will be of interest for several members. So I'm going. I'm seeking the time of the Honorable Speaker. If he wants me to sit down, I'll sit down. I have no problem, sir. Reference
Sir, the refunds, online processes of claims and refunds, I'm giving you one account. Refunds of 1,021 crore to 20.8 lakh claimants. With claims, and here each claimant could have up to 19,000 crores. He may be 10,000, 12,000, 15,000 or 2,000. Up to 19,000 crores, jitne bhi claimants hai, they are 20.8 lakh claimants for whom 1,021 crores have been distributed. Justice retired R.M. Lodha ji is looking at this. He is a justice looking at it and reporting to Supreme Court. So we would like more claimants to come. There is a portal created by Ministry of Cooperation saying, please put your names for those 4 cooperatives-based organizations. Go to that portal, register your name. That committee of 3 people, inclusive of a retired judge, will look into the claims and money will be distributed. But we are seeking more claims, sir. I would request all the honorable members, if they have people who are approaching them, to please come. Put a legitimate claim, show the papers, take the money. We are waiting to clear it. But I just want to dispel this thought that Government of India is not doing anything. We are constantly reporting to the Supreme Court. 3 panels of retired Supreme Court judges are monitoring us. They are approving every claim which is getting money back. So let us not in this house have a doubt about the intent and the interest with which the central government is working on this. Shri Ganesh Singh ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले सहारा और पीसीएल में जो निवेश करने वाले लोग थे, जिनकी संख्या लाखों में है पूरे देश भर में, हमारे मध्य प्रदेश और सतना के लोगों ने भी बहुत बड़ी मात्रा में निवेश किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्रालय को, माननीय वित्त मंत्री जी को, सर्वोच्च न्यायालय को और सेबी को। बहुत त्वरित उन्होंने कार्रवाई किया है और उनकी संपत्ति को जब्त करके और निवेशकों को लौटाने का काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी सभी लोगों को पैसा नहीं मिला। उसमें 2 तरह के निवेशक थे, एक तो एजेंटों के माध्यम से जो निवेश किया और दूसरा जिन्होंने सीधा किया। अब उनके पास, कुछ लोगों के पास कागजात भी नहीं है और पोर्टल में तो तभी उनका दावा माना जाता है जब तक उनके पास पेपर्स ना हो। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या इस तरह की भी व्यवस्था होगी, जो एजेंटों के माध्यम से पैसा दिया गया था, क्या उन दावेदारों का भी पैसा लौटाने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करने का काम करेंगे? सर, मैकेनिज्म तय करने वाले विषय में जजेस जो पैनल में बैठे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, वो तय करते हैं, ना कि सरकार। क्योंकि आखिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब मामला चल रही है और हर रेगुलेटर के मुताबिक एक जज और उनके पैनल, सेबी के लिए अलग, कोऑपरेटिव के लिए अलग, वो पीएटी पर्ल्स कोऑपरेटिव के लिए अलग, जब जजेस के नेतृत्व में कमिटी है, वो तय करते हैं कौन सी मापदंड में हम पैसा रिफंड करना है। इसलिए मंत्री हमारे माननीय सदस्यगण के सुझाव को हम जज के साथ पेश कर सकते हैं, मगर निर्णय करने वाले हम नहीं हैं। धर्मवीर गांधी। सर, जो जस्टिस लोधा कमीशन में जो 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी, पर्ल कंपनी की, बीएससीएल की, सहारा की तो बात ही छोड़िए, और कुछ साल पहले की गई थी, वो 50,000 करोड़ की बहुत ही बेशकीमती जगह पर जो जायदाद थी, उसको कुर्क करके पर्ल के करोड़ों निवेशकों को वो पैसे वापस क्यों नहीं किए गए? सर, हम चुन करके ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्यों ऑक्शन नहीं करवाया गया, ये प्रॉपर्टी क्यों करवाया गया, इसका जवाब मैं एक एक करके देना नहीं चाहती हूं, मगर प्रॉपर्टी जो सहारा के द्वारा दिए गए हैं, yes, that Pearl only I'm talking, I'm putting it all together in one. I have explained that even earlier, and therefore I'm generically using the word Sahara. Sir,
I be allowed to give a reply to an honorable member who asked questions, sir? And after which, if you permit, they can have more questions for which I'm willing to answer. Sir, इसमें I want to say, सहारा कोऑपरेटिव भी और पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी, जो माननीय मेंबर particularly रेफर कर रहे हैं, the properties in which they had invested also have litigation. 1070 crore was recovered by Pearl Agro Corporation Limited. 113 properties sold against 40,000 properties. So I just want to say 1070 crores obtained, recovered, but several other properties which for Pearl Agro or for the cooperative in Sahara are invested in severely litigated properties. So the property papers may be here, but auction is not possible till that litigation. I'll just give an example. Around 62,643 crores was invested in Ambi Valley. Now, Ambi Valley has very many other litigation dimensions. I'm not getting into the details. So auctioning doesn't mean that I can, because I have the paper, I can go for an auction. That itself is embroiled in so many litigations, sir. So unless that is cleared, I can't even go say, right, auction, give me the money. But the worrying story, नहीं, एक मिनट, ऑनरेबल मेंबर जरा सुन लें, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया सीरियस प्रश्न उठाया, उसका हम सिंसियरली जवाब दे रहे हैं. इसमें सर, जब प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके पैसा निकाल करके और देना है, डेफिनेटली देंगे, मगर अब तक जो पैसा हमारे हाथ में है उसी को लेने वाले आए पहले. वो पैसा तो बैठा हुआ है, उसको प्लीज. एक मिनट, I'll answer you. Please sit down. सर, ये एक विषय सर, इसमें ऑनरेबल मेंबर का चिंता, हम सब भी उस चिंता में शामिल होने के लिए कोशिश करेंगे जी. हम भी चाहते हैं नहीं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट. हाँ, ये प्रश्न सिर्फ हमसे नहीं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में पूछिए. हम भी इंतजार में खड़े हैं कि आप आइए, हम देंगे. कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहे हैं. माननीय मंत्री, माननीय एमपी हमारे ऊपर हाथ दिखाकर के कुछ उपयोग नहीं है सर. कल्याण जी. सर, मैं माननीय सदस्य जो इस विषय में ओरिजिनल प्रश्न पूछा, उनके लिए विस्तार से जवाब दे रही हूं. मगर अगर माननीय सदस्य इन सब को सुनने के बाद भी उनको लगता है सरकार 12 से लेकर आज तक भी नहीं कर रहे हैं, मेरा जवाब शायद वो सुने नहीं है जी. मैं हम्बली बोल रही हूँ. ये कोर्ट के द्वारा होने वाले मामले हम सरकार बैठ करके निर्णय कर नहीं सकते. माननीय सदस्य जरा जवाब को सुन लें, नहीं तो मैं जवाब लिखित रूप में भी जो दे रही हूँ वो भी हिंदी में ही दूंगी उनको. मगर प्लीज ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है. सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है. आप भी ले आइए, हम देंगे. कल्याण जी, शॉर्ट में. The Honorable Speaker, sir, I was listening the answer given by the Honorable Finance Minister. Now it comes into two categories. One category is that the poor people who have come and approached, they have got it. Rest of the persons have not, rest of the money have not been distributed since no applications have been filed or claim has been filed. These are the two categories are there. Now the point is, sir, it is also the experience of these types of schemes. In the name of the poor people's, rich people come.
There are so many investment. That's which is said to be a Benami. Just 1 minute, sir. Benami transactions are there. Just 1 minute, sir. Now the question is, my question, sir, just now you have got the applications, claims from the persons and you have distributed. The rest of the list is also there, those who have not got it. Then why the ED is not making an investigation? Also in furtherance to that, who are these peoples? These peoples are the genuine peoples or ingenuine peoples? Because these schemes are for the poor peoples. The rich persons should not get any benefit for them. Therefore, why is that investigation? Anything has been initiated. Why these peoples are not coming? Sir, the committee with the judge, retired judge, sitting and looking at each one of them, he is looking at each one of the claims. Most of the small, honorable member is right, most of the small claimants have all been cleared because their documents are there. It is approved as per a standard operating protocol for each one. Meaning, for the cooperatives, there is SOP, which is judge determined. For the SEBI control regulated one, there is a SOP based on that. For those who are rejected, it is not rejection. We are telling them, get further documents so that your claim will be all the more strengthened and we can give it. That's a second. Third, sir, ED's name comes very quickly. But I want to say here, sir, I want to say, sir, and I hope the honorable members please patiently listen to this. The SFIO is investigating into this entire Mamla. There are legitimate inquiries about what is the legitimacy of each one of the properties given. What is the business fraud which has happened? Where are those claimants which have not appeared before us? The SFIO is going into a detailed analysis of this, and we hope at the end of it we'll find more legitimate claimants for whom we can give the money. So, honorable member, be assured, yes, we've got the SFIO's investigation going on. क्वेश्चन नंबर 184 बहुत हो गया इसमें नहीं श्रीमती कमलजीत शेरावत माननीय मंत्री जी माननीय वित्त मंत्री जी क्वेश्चन नंबर 184 माननीय 184 नो सर माननीय सदस्य सर मेरा क्वेश्चन है कि whether the government has formulated any scheme to facilitate easy exit of companies, and another question number B part, if so, the silent features of the scheme along with the current status therefore, and the part C is the detail of the achievements made so far under the said scheme. माननीय मंत्री जी प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका उत्तर लिखित में दिया हुआ है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि कंपनीज़ के इनकॉर्पोरेशन, उनके रेगुलेशन और उनके स्ट्राइक ऑफ और वाइंड ऑफ के लिए सारे रेगुलेशंस करती है। इसके जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य ने पूछा है वो पटल पर दिया हुआ है, विस्तार से दिया है। माननीय सदस्य। धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मेरा आदरणीय मंत्री जी से सवाल है कि जो भारत की इकॉनमी है वो 11वें नंबर से 5वें नंबर में पिछले 10 सालों में पहुंची है, और इस पूरे अचीवमेंट को गेन करने में सबसे ज़्यादा जिसका हाथ रहा है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंडिया ने पिछले 10 सालों में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, और वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में 2014 में हमारा देश 142 रैंक पर था, और आज 2019 तक हम इस 63 रैंक को प्राप्त कर चुके हैं। इसमें 79 रैंक का हमने अचीवमेंट प्राप्त किया है। मेरा प्रश्न है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत भारत सरकार इन स्मॉल कंपनीज को जो एग्जिट करना चाहती हैं क्या बेनिफिट देती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में
कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन के समय पर सबसे पहले 2016 में सेंट्रल सिस्टम रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाया गया था, जिसके अंदर कंपनी जो पहले 15-16 दिनों में रजिस्टर हुआ करती थी वो 1 या 2 दिन में ऑनलाइन सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद इनकॉर्पोरेट हो पाती है। और उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा काम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में किया गया था कि कंपनी को अपना बिजनेस प्रारंभ करने के लिए 1-2 दिन के अंदर अंदर ही सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन का एलोकेशन, टैन का एलोकेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ EPFO, रजिस्ट्रेशन ऑफ ESIC, बैंक अकाउंट का खुलना, ये सब उनको 2-3 दिन के अंदर अंदर ही कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ ही दिया जाता था। और इसी तरह कंपनी को अगर एग्ज़िट करना है तो कंपनी को एग्ज़िट करने के लिए भी जो 2023 में प्रावधान किया गया वॉलंटरी एग्ज़िट के लिए, उस वॉलंटरी एग्ज़िट भी जो पहले 2-2 साल में हुआ करता था अब 80-90 दिनों में वॉलंटरी एग्ज़िट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स के कारण हो पाता है। और इसके अंदर जब वॉलंटरी एग्ज़िट के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा उनको रिलैक्सेशन इस बात का मिलता है कि जो ओवरड्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ओवरड्यू एनुअल रिटर्न है वो उनको उस फाइनेंशियल ईयर जिस फाइनेंशियल ईयर तक उन्होंने काम किया वो उनको सबमिट नहीं करने पड़ते और उनको एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है केवल। श्री सुरेश म्हात्रे, डॉक्टर प्रशांत पडोडे, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को प्रश्न पूछना चाहूँगा। कंपनियों के सुगमता के निकास के दौरान संबंधित श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हितों के सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? यदि हाँ तो कृपया बताने की कृपा करें कि क्या सरकार इस संबंध में कोई विशेष नीति या नियमावली बनाई है? निकास के दौरान श्रमिकों के वेतन भत्तों और अन्य लाभों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा रही है? जी आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जब कंपनी का निकास होता है, स्ट्राइक ऑफ होता है, तो स्ट्राइक ऑफ होने से पहले यह इंश्योर किया जाता है कि कंपनी अपनी सभी लायबिलिटीज़ पूरी करे और जो उनके श्रमिक हैं उनका जो भी देनदारी है वो समय से दिया जाए। और अगर बाद में भी श्रमिक को या कोई लायबिलिटी वाले कंपनी को लगता है कि उनकी लायबिलिटी पेंडिंग है या श्रमिकों का कोई काम पेंडिंग है तो उसका प्रावधान भी कंपनी लॉ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 185 श्री शशिकांत सेंथिल, माननीय मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर, बोलिए, चालू हो जाएगा माइक, 1 सेकंड लगता है। ऑनरेबल स्पीकर सर, आई वांटेड टू आस्क थ्रू यू टू द ऑनरेबल मिनिस्टर about the ways in which the Mudra loans are dispersed and monitored. There has been a lot of complaints about the way the loans are dispersed to the kind of beneficiaries and also a lot of NPAs. So they have answered my question. I had asked for the average rate of interest in all these Mudra loans, for which a range is given, which ranges from, if I take a public sector bank, it is 9.15 to 12.80. And if a private sector bank, 6.9, 6.28%. So my question is, what percentage of the loans are in the high end, 20 plus 28? And which means that a huge amount of interest is being charged. And what percentage has gone as NPA? Is there a mechanism from the government to monitor the outcomes of these Mudra loans? And also why there is so much of NPA coming in the Mudra loans? माननीय सभापति महोदय,
मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने विषय उठाया है कि ब्याज के दर में, अगर देखें तो एक अत्यंत संवेदनशील प्रकरण है। मैं इसको विस्तार से सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि हमारे उपदेष्टा प्रधानमंत्री जी ने सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद मुद्रा योजना प्रारंभ किया था। ये योजना मुख्यतः उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने आज तक बैंकिंग सिस्टम से कोई भी लोन नहीं लिया है। यही कारण है कि सरकार ने किसी प्रकार का जैसे कोलेट्रल या किसी विशेष बैंक आदि का दायरा तय करने की कोशिश नहीं की है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति जो अपने किसी भी प्रकार का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उस अपनी सही योजना के लिए बिना किसी कोलेट्रल के अपनी पसंद के किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण ले सकता है। ब्याज दरें जहां तक आरबीआई के निर्देश के अनुसार 1994 से ही डीरेगुलेटेड है, यह सरकार तय नहीं करती है। सभी बैंक अपनी ब्याज दरें स्वयं व्यावसायिक हितों के अनुसार तय करती हैं। बैंक ब्याजों के दरों की ऊंची अथवा ज़्यादा होने पर उधारकर्ता को सरकारी बैंकों से कम दर पर लोन लेने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मुद्रा योजना के ज़्यादातर लोन कम ब्याज दरों पर वितरित की जा रही है। Honorable member. Because, sir, it is very evident from the minister's answer that they have no idea about what outcomes are being created, no idea about what is happening on the ground as far as Mudra loans are concerned, no idea why NPAs are so many, what is the reason for the high percentage of NPAs. My question again to the minister is, what is the mechanism you have to monitor the way in which these loans are disbursed, what rates they are being disbursed, what harassment people are going through because of recoveries, and what is the outcomes which is coming out of Mudra loans? Permit me to answer this question, sir. The honorable member was right in saying the interest rate is a range that we've given, that it is in the public sector banks, it's about 9.15% to 12.80%. And for the private sector banks, it's about 6.96 to 28%. But we do have a mechanism through which we understand what is going on the ground. Every year data is collected and banks do follow it up. But of course, this recovery harassment is something which I want to very clearly put it on the table. Very welcome if the honorable member has instances of harassment going on somewhere, which we'll definitely attend to. But no, the NPA numbers I'm willing to give here because the honorable members asked, I will certainly give it. But recovery harassment is something which we've been very closely monitoring, and I can say for sure the public sector banks are very closely monitored, so also the NBFCs. But as I said, if there are cases, we are very willing to hear it. Sir, the NPA issue, we do have a system with which we collect the data. I want to put it before the honorable member through you, sir. The PM Mudra loan NPA on disbursement, and I will give it for every year since 2018-19, 19-20, 20-21, up to 23-24. So if anything, the NPA is only coming down. The public sector bank NPA on disbursement for Mudra loan was 3.76 in the year in the year 18-19. Gradually, it did go up to about 4.8 in 19-20, 20-21, it went to 4.77. But now it's back to 3.4, in fact, lower than what it was at the beginning in 23-24. Now, private sector commercial banks, sir, Mudra loan NPAs were 0.67% in 18-19. It went up to about 1.77, 2021, the COVID year. Now, even for them, it's come down to 0.95%. RRBs also give Mudra loan. They had a 3.86% in 18-19 as NPA at disbursement, which has come down now for the RRBs to 2.47%. Small finance banks also give Mudra loans, and for them, NPA on disbursement is 3.38%, which went up to 3.09%, which actually reached to 0.39% during 2021, highest being in 18-19, but that has come down to 0.76%. So I want to highlight the fact that, sir, even state cooperative banks are giving PM Mudra loans. NBFCs, whose rate of interest is slightly higher than the public sector banks,
even there, the NPA on disbursement was in 18-19 0.47, which has now come to 0.22. Overall, on Mudra loans, sir, it is at 2.10%, the NPA on disbursement. Shri Dushan Singh ji. स्पीकर साहब, मुझे आपने एक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मैम, your Shishu loan or Mudra loan is doing very well. Your Kishore loan is doing very, very well. In the state of Rajasthan, 2021 to 22, you've given 7,916 crores. Next year, you've given 11,290 crores. When we are approaching agriculture and making agriculture looking forward, success of Mudra loan to women farmers, to women self-help groups. What are you doing to encourage women self-help groups and farmers in like Lakpati Didis, to improve them in Mudra loans to self-help groups, to encourage in farming sector? Sir, farming sector largely gets covered under the KCC and the farm loans and also related loans. Mudra loan is essentially given for small businesses, even if they are agriculture related, but businesses they are. So I just want to highlight that feature and leave it for the member, but in case he has some suggestions to give us, we'll be quite happy to take it. Susri Parnati Shinde. Sir, मैं ये पूछना चाहती हूँ, I'd like to ask, a lot of villages are adopted by certain nationalized banks. But the moment there are 2 to 3 defaulters in those villages, the entire village has to pay for it. And the banks refuse to give the other people in those villages, they may be farmers, they may be youth, loans based on the fact that the other two people from that particular village have defaulted. And then when they take the grievance to the collector often says that this is not, ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, it is under the नियंत्रण of the RBI. Because of which a lot of villages have not been able to avail of the facility of the Mudra loan. So, Madam Prime Minister, will something be done about this? And if there are just 2 defaulters in the village, will the entire village have to pay the price for those 2 people who have defaulted and not be able to get loans in the future? Honorable Speaker, sir, the Honorable Member's case doesn't seem to fit in the way in which banking operations work. But if in case this is happening in her area, I will take it very seriously up, sir. This is absolutely not the way in which Mudra loan disbursement happens, nor can the banks go about saying if there are people who have defaulted, 1 or 2 in a village, the whole village. I'm not sure, this is not the written practice, ma'am, but of course if this is happening, and I take the honourable member's word every bit seriously, I like to take the inputs and see, get into the details of it, sir. Question number 186, Dr. Thol Tiruman Valman. Sir, respected sir, supplementary to the question. Sir, the government has collected 6,14,036 crore. आप रवि कुमार हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में थोल थिरुमावल 1 नहीं आ रहे दिखे। माननीय मंत्री जी, एक विवरण सभा पटल में रख दीजिए। श्री डी रवि कुमार जी, अब पूछिए आप। Thank you, sir. Sir, the government has collected 6,14,036 crores up to 2023-24 as GST compensation, says sir. But it released only 4,70,648 crore to states and has stopped giving compensation 2022. Sir, I want to know from the Honorable Minister through you why the government is continuously collecting GST compensation, says, even after they stop giving the compensation to states. Sir,
I'm not sure if it is related to this question at all, sir, because it relates to the cess collection on crude oil. But never mind, since the member has asked a question, I'll try to respond. Sir, GST compensation cess technically ended by 30th of June 2022. But with the consent and the collective decision-making process that happens in the Council, it has been extended till March 26, only because during the COVID time, since there was no collection for the GST, the assured GST compensation which had to be paid to the states could not be paid, and we had to borrow to pay it. The borrowing happened with the Council's approval. The collection of the cess after June 30th, 2022 is only for paying that loan taken to pay the GST compensation cess, which was compensation which had to be paid during the COVID time. So that is the reason why compensation cess is being collected even now, because it goes purely to pay that borrowing which had been taken for giving the compensation to the states during COVID, and that is what is happening now. प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ। माननीय सदस्यगण, कुछ माननीय व्यवस्था सुन लीजिए, व्यवस्था सुन लीजिए। अब आपने कह दिया ना, आप व्यवस्था सुन लीजिए। माननीय सदस्यगण, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा आप बैठ जाएं, हमारी व्यवस्था सुन लें। मैं व्यवस्था देने जा रहा हूं प्रोफेसर सौगत राय। कृपया काइंडली टेक योर सीट, काइंडली टेक योर सीट। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है, तो कृपया सभा पटल पर रखे